नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग देखेंगे जीके जीएस का कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझें और याद करें। तो आइए आज की वीडियो क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? दोस्तों, बतानी है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष यानी कि प्रथम महिला स्पीकर कौन है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा मीरा कुमार। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा मीरा कुमार। दोस्तों, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं, आप लोग याद रखेंगे। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे मीरा कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कंप्यूटर डिवाइस को पॉइंट डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों, बतानी है कि इनमें से किस कंप्यूटर डिवाइस को पॉइंट डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है, पॉइंट डिवाइस भी कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे माउस को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, माउस को पॉइंट डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक कंप्यूटर का डिवाइस है। पॉइंट डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है किसे? माउस को। आप सभी को दोस्तों बता दें कि माउस एक इनपुट डिवाइस है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है और इसे पॉइंट डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैता लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, बताने है कि जैता नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आप लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य का। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। जैता लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आप लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य का जैता लोक नृत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों, बतानी है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा 8 मई को। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आप सभी याद रखेंगे 8 मई को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लू मून किसे कहा जाता है? दोस्तों, बतानी है कि ब्लू मून किसे कहा जाता है, यानी कि नीला चांद किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद को क्या कहा जाता है? ब्लू मून कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, इसे क्या कहा जाता है? तो आप सभी याद रखेंगे ब्लू मून, यानी कि दोस्तों नीला चंद्रमा कहा जाता है। ब्लू मून, महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियंत्रण या नियमन कौन सा केंद्रीय बैंक करता है? दोस्तों, बताए हैं कि क्षेत्रीय जितने ग्रामीण बैंक हैं, ग्रामीण बैंकों का दोस्तों नियंत्रण या नियमन कौन सा केंद्रीय बैंक करता है, किसके अंतर्गत आता है? तो आप लोग याद रखेंगे नाबार्ड। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नाबार्ड एक केंद्रीय बैंक है दोस्तों, जो क्या करता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियंत्रण या नियमन करता है। कौन सा बैंक? तो आप लोग याद रखेंगे नाबार्ड बैंक। आप सभी को दोस्तों बता दें कि नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी में किया गया था। आप सभी याद रखेंगे नाबार्ड बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे 12 जुलाई 1982 ईस्वी को नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। आप सभी दोस्तों याद रखेंगे। चलिए आप सभी को बता देते हैं कि नाबार्ड बैंक का क्या कार्य होता है। तो जैसा कि दोस्तों अभी हमने प्रश्न में पढ़ा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियंत्रण और नियमन कौन करता है? तो नाबार्ड बैंक करता है। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो पूरा नाम है यह भी आप लोग याद रखेंगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यह भी आप लोग याद रखेंगे, नाबार्ड का पूरा नाम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड का पूरा नाम होता है। दोस्तों क्या करता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियंत्रण नियमन करता है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? दोस्तों, बतानी है कि तिरुमाला मंदिर जो बहुत ही प्रसिद्ध है किस पहाड़ी पर स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे वेंकटाद्रि पहाड़ी पर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी,
प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे वेंकटाद्रि पहाड़ी पर स्थित है, जो दोस्तों आंध्र प्रदेश के चित्तूर में है। यह भी आप लोग याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर में वेंकटाद्रि पहाड़ी पर प्रसिद्ध मंदिर तिरुमाला स्थित है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ स्थित है? दोस्तों बतानी है कि ब्लैक रॉक नामक रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका में स्थित है ब्लैक रॉक नामक रेगिस्तान। ऑप्शन है हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बादलों का सफेद रंग किस कारण से दिखता है? दोस्तों बताने कि जो बादलों का सफेद रंग दिखता है किस कारण से दिखता है? तो आप लोग याद रखेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। बादलों का सफेद रंग किस कारण से दिखता है? तो आप लोग याद रखेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाइल का स्राव किस अंग से होता है? दोस्तों बताने हैं कि बाइल किस अंग से स्रावित होता है? तो आप लोग याद रखेंगे जिगर से, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। बाइल का स्राव किस अंग से होता है? तो आप लोग याद रखेंगे जिगर से या लीवर से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, जिगर से, यकृत से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ इनमें से कौन सा है? दोस्तों बतानी है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ इनमें से कौन सा है, या यूं कह सकते हैं दोस्तों कि प्राकृतिक में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे हीरा। ऑप्शन है हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है कौन सा? तो आप लोग याद रखेंगे हीरा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो आप लोग दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ अवश्य जुड़ेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे, आगे दोस्तों और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? दोस्तों बताने है कि मनुस्मृति का जो दोस्तों एक धार्मिक पुस्तक है सनातन धर्म का, बतानी है कि मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो आप लोग याद रखेंगे जॉर्ज बुलर ने किया था दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा, मनुस्मृति का अंग्रेजी में ट्रांसलेट किसने किया था, अनुवाद किसने किया था? तो आप लोग याद रखेंगे जॉर्ज बुलर। संस्कृत से अंग्रेजी में, यह भी आप लोग याद रखेंगे, ये पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। संस्कृत से अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया था? तो आप लोग याद रखेंगे जॉर्ज बुलर ने, मनुस्मृति का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर के तापमान को कौन नियंत्रित करता है, यानी कि कंट्रोल करता है? दोस्तों बतानी है कि मनुष्य के शरीर के तापमान को, टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करता है? तो आप लोग याद रखेंगे हाइपोथैलेमस। ऑप्शन है इसका क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा, मनुष्य के शरीर के तापमान को कौन नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है? तो आप सभी याद रखेंगे हाइपोथैलेमस, जो दोस्तों मस्तिष्क में स्थित होता है। आप लोग याद रखेंगे हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में पाया जाता है और हमारे शरीर के तापमान को क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है फतेह सागर झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बतानी है कि फतेह सागर नामक झील इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे राजस्थान। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा, फतेह सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे राजस्थान में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जीव विज्ञान यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? बतानी है दोस्तों कि जीव विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे अरस्तु को। ऑप्शन है हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे अरस्तु को, फादर ऑफ बायोलॉजी। और दोस्तों अरस्तु को ही आप लोग याद रखेंगे जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। अरस्तु को आप लोग याद रखेंगे जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन है इसका सही उत्तर होगा अरस्तु। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक
किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। दोस्तों बताइए कि इनमें से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का क्या है, स्मारक नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे चार मीनार। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। चार मीनार दोस्तों किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है, आप लोग याद रखेंगे। चार मीनार जो कि हैदराबाद में स्थित है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। चार मीनार कहाँ स्थित है, हैदराबाद में, जो दोस्तों किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस में विटामिन डी की प्रचुरता सबसे ज्यादा पाई जाती है। दोस्तों बताने है कि विटामिन डी की प्रचुरता इनमें से किस में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो आप लोग याद रखेंगे कॉड लिवर तेल, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। कॉड लिवर तेल यानी कि दोस्तों मछली के तेल में विटामिन डी की जो प्रचुरता होती है सबसे ज्यादा पाई जाती है। कॉड लिवर ऑयल या मछली का तेल कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एमएस ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है, बताने है कि एमएस ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो आप लोग याद रखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। एमएस ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दोस्तों डेवलप किया गया यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एमएस ऑफिस। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है। दोस्तों बताने है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है। तो आप लोग याद रखेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट है। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है। ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया। दोस्तों बताने है कि मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे महाराष्ट्र। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत किस राज्य के सरकार द्वारा किया गया। तो आप लोग याद रखेंगे महाराष्ट्र के सरकार द्वारा किया गया। कोविड-19 को दोस्तों नियंत्रित करने के लिए, जब कोविड-19 आया था उस दौरान दोस्तों उसको नियंत्रित करने के लिए 15 सितंबर 2020 को इस अभियान की शुरुआत की गई थी। ये भी आप लोग याद रखेंगे 15 सितंबर 2020 को मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी महाराष्ट्र के सरकार द्वारा, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारतीय प्रधानमंत्री ने कभी संसद का सामना नहीं किया। बताने हैं दोस्तों कि इनमें से कौन भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कभी संसद का सामना नहीं किया, अर्थात वो कभी संसद में नहीं गए। तो आप लोग याद रखेंगे चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखेंगे चौधरी चरण सिंह दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री वैसे हैं जिन्होंने कभी संसद का सामना नहीं किया। इन्होंने दोस्तों कभी भी संसद का सामना नहीं किया, कभी भी संसद में नहीं गए। आप लोग याद रखेंगे चौधरी चरण सिंह। आप सभी को दोस्तों इनका कार्यकाल वर्ष भी बता देते हैं। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक इन्होंने दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाला था। यह भी आप लोग याद रखेंगे 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक। और दोस्तों कभी संसद न जाने वाले यह भारत के प्रधानमंत्री थे। आप लोग याद रखेंगे चौधरी चरण सिंह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक वनों वाला राज्य इनमें से कौन सा है। दोस्तों बताने कि सबसे अधिक वनों वाला राज्य इनमें से कौन सा है। तो आप लोग याद रखेंगे मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। सबसे अधिक वनों वाला राज्य है मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खारे पानी की सबसे बड़ा तटीय झील इनमें से है। बताइए दोस्तों कि खारे पानी की सबसे बड़ा तटीय झील इनमें से कौन सा है। तो आप लोग याद रखेंगे चिल्का झील। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। खारे पानी की सबसे बड़ा तटीय झील है चिल्का झील, जो दोस्तों उड़ीसा राज्य में स्थित है। आप लोग याद रखेंगे चिल्का झील जो खारे पानी की सबसे बड़ा तटीय झील है, किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे उड़ीसा राज्य में स्थित है खारे पानी का सबसे बड़ा तटीय झील चिल्का झील। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्राकृतिक रबर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। दोस्तों बताने है कि भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पाद करने वाला राज्य कौन सा है। तो आप लोग याद रखेंगे केरल।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। केरल राज्य दोस्तों भारत में प्राकृतिक रबर उत्पादन करने में सबसे अग्रणी राज्य है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी केरल प्राकृतिक रबर के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेसिक लेवल के प्रश्न है। बतानी है कि ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो आप लोग याद रखेंगे केपलर ने। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो आप सभी याद रखेंगे केपलर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है डालमा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। दोस्तों बताने हैं कि डालमा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग याद रखेंगे झारखंड। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। डालमा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो आप सभी याद रखेंगे झारखंड राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है। दोस्तों बतानी है कि मुखबरात जो है किस देश की क्या है, गुप्तचर संस्था है, तो आप लोग याद रखेंगे मिस्र का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है, तो आप सभी याद रखेंगे मिस्र देश का गुप्तचर संस्था है। कौन, आप लोग याद रखेंगे मुखबरात। ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है। दोस्तों बताने है कि एलिफेंटा नामक दर्रा किस देश में है, तो आप लोग याद रखेंगे श्रीलंका। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है, तो आप सभी याद रखेंगे श्रीलंका में स्थित है। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे श्रीलंका। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का एक महत्वपूर्ण क्लास। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से दोस्तों एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। और दोस्तों प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ अवश्य जुड़ेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो क्लासेस प्रतिदिन लेने के लिए और देखने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की क्लास लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।